हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम अ, हमारा जो प्रीलिम्स है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी की एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग डीपीएसपी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। तो यहाँ पे अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो हमारा पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी डीपीएसपी, उसमें से जो ये नीचे फीचर्स दिए गए हैं उसमें से इनमें से कौन सा फीचर पार्ट 4 का है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए, तो इसमें ये कह रहा है कि ये ये जो पार्ट 4 है यानी डीपीएसपी स्टेट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन करता है। ओके, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि ये जो पीपल हैं, जो कंट्री के पीपल हैं, उनको पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल राइट्स देता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट तो देखते हैं, इसमें ये कह रहा है कि जो हमारा डीपीएसपी है, ठीक है, हमारे देश के अंदर कैसी गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट के कैरेक्टर के बारे में बता रहा है। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट में। ओके, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि चूंकि डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, मतलब जस्टिसेबल नहीं है, तो इसलिए ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। ओके, तो एक एक करके अपने स्टेटमेंट को देखते हैं। तो पहले स्टेटमेंट में ये यहाँ देखें तो ये जो हमारा डीपीएसपी है, ये स्टेट के लिए एक्चुअली डायरेक्शंस होते हैं। ओके, मीन्स सोर्स होते हैं कि कैसे उन्हें स्टेट्स यानी हमारी गवर्नमेंट्स को कैसे गवर्न करना है। ओके, और हमारे लेजिस्लेचर को कैसे रूल्स बनाने हैं, कैसे लॉस बनाने हैं। ओके, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये एक सोर्स है। डीपीएसपी हमारा एक सोर्स होता है। तो अगर रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो रिस्ट्रिक्शन हमारा फंडामेंटल राइट्स होता है। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये कहा गया है कि ये हमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल राइट्स के बारे में बताता है। ठीक है, डीपीएसपी हमें सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स के बारे में बताता है। ठीक, सोशल एंड इकोनॉमिकल। ओके, पॉलिटिकल राइट्स के बारे में क्या बताएगा? पॉलिटिकल राइट्स हमारा फंडामेंटल बताता है। फंडामेंटल राइट्स में पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बताता है, और प्रीएम्बल इन तीनों चीज़ों के बारे में बताता है। प्रीएम्बल किसके बारे में बताएगा? प्रीएम्बल हमें बताता है हमारे सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ठीक, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, और ये तीसरे स्टेटमेंट में ये बता रहा है कि ये हमें इंडियन गवर्नमेंट के करेक्टर के बारे में बताता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। कैसे? जो हमारा डीपीएसपी है वह एक वेलफेयर स्टेट की बात करता है। वो कहता है कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट्स होंगी, ठीक है, या हमारे देश की जो लेजिस्लेचर होंगी, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट का कार्य करेंगी, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन पीपल के वेलफेयर के लिए कॉल करेंगे, सॉरी, पीपल के वेलफेयर के लिए कार्य करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया, करेक्ट हो गया। ये देख लेते हैं फोर्थ वाला ही। तो इसमें ये कहा गया कि चूंकि ये नॉन जस्टिसेबल है तो इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट नहीं है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि डीपीएसपी में देखें तो ये जो एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ठीक, वेलफेयर स्टेट, ये हमारा एक पार्ट है बेसिक डॉक्ट्राइन स्ट्रक्चर का। ओके, अगर कोई भी लॉ इसका वायलेशन करता है तो वो पार्ट होगा जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो हमारा यहाँ पे ये सी वाला करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि डीपीएसपी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि डीपीएसपी जो भी है उसको कॉन्स्टिट्यूशन 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट, जैसे मार्क्सियन हो गया, इसी को सोशलिज्म भी कहते हैं, या सोशलिज्म। सेकेंड पे गांधीयन, ठीक, एंड थर्ड पे लिबरल। ओके, तो ये देखिए, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई बात नहीं करता। ये बुक के अंदर ये डिफरेंस, ये मतलब इसके अंदर बुक के अंदर डिवाइड करके दिखाया गया है। डिवीजन हमारे बुक के अंदर है। ठीक,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर नहीं, जैसे आप लक्ष्मीकांत के अंदर देखोगे तो वहाँ पे ये डिवीजन करके दिखाया गया है, तो ये कंफ्यूज करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको नहीं डिवाइड करता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे फिर वही बात कर रहा है, जैसे अभी हमने ये वाला सेकंड स्टेटमेंट देखा यहाँ पे, ठीक, ये वाला जिसमें ये कह रहा है कि ये हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल राइट्स के, सॉरी ये फर्स्ट स्टेटमेंट में जो कह रहा है कि ये डिस्ट्रिक्शन डालता है स्टेट के ऊपर। ठीक, सिमिलर स्टेटमेंट है यहाँ पे भी, ये कह रहा है कि ये जो हमारे लेजिस्लेचर है उनके लिए लिमिटेशन है, नहीं, यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, ये एक सोर्स है। ठीक है, जिससे वो लॉज बना सकते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो हमारा यहाँ पे डी सही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें ये कहा जा रहा है जैसे गवर्नमेंट जो भी है वो जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन, मतलब अपने शेयर्स को गवर्नमेंट बेच रही है। ठीक है, अगर 49% से कम गवर्नमेंट का शेयर अगर आ गया, सॉरी 50% से कम, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो क्या हो जाएगी, प्राइवेटाइज हो जाएगी। ठीक, ओके, तो इसमें यह कह रहा है कि जैसे गवर्नमेंट का कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ठीक, अगर उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो यह किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें यह कह रहा है, पहला स्टेटमेंट यह कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, ओके, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे रेलवे है, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि जैसे रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, जैसे कुछ, तो अब यहाँ पे जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स आएंगे वो अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी फेयर होगा रेलवे का वो अपने हिसाब से रखेंगे। ठीक, जब ये फेयर अपने हिसाब से रखेंगे तो अभी जो रेलवे है ऑलमोस्ट 42 या 43 के आसपास सब्सिडी देती है, जो हमारे पैसेंजर ट्रैवलिंग पे 44% के आसपास ये देती है सब्सिडी। अगर ये सब्सिडी ना हो तो एक जाहिर सी बात है कि हमारा जो फेयर है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो ये चीज़ है कि अगर ये प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो यहाँ पे जो भी वेलफेयर स्टेट का प्रोविजन है वो अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें ये राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी मतलब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं 14 से लेके 18 तक, ओके, वो उसकी बात कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे हम देखें तो ये एक्चुअली जो हमारा राइट टू इक्वलिटी है वो उस ये स्टेट के लिए है, मेनली स्टेट एंड पीपल के लिए, जिसमें यह कहा गया है कि जो स्टेट है वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट करेगा। राइट टू इक्वलिटी का बेसिक मतलब यही है कि जो स्टेट है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा और सबको इक्वली ट्रीट करेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्राइवेटाइजेशन से इसका कोई मतलब मेनली कोई ये रिलेशन नहीं है, ये एक तरीके का पॉलिटिकल राइट है। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी हमारा एक पॉलिटिकल राइट है। ठीक, प्राइवेटाइजेशन से मेनली ये नहीं अफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सेकेंड स्टेटमेंट होंगे वो हमारे यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम 3 और 4 स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट देखें तो इसमें ये कह रहा है कि हमारे जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस होंगी वो अफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कैसे कैसे जैसे अगर मान लीजिए प्राइवेटाइजेशन करते हैं, ठीक, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन के बाद एक्चुअली में जो गवर्नमेंट डीपीएसपी ये कहता है कि जो स्टेट है वो ये मतलब वो ऐसा वर्क करेगा कि जैसे लोगों की जो भी इनकम हो उनके अंदर इक्वलिटी हो। ठीक है, लोग के इनकम इक्वलिटी के लिए वर्क करेगा, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ही कमा रहा है कोई कुछ नहीं कमा रहा है। ठीक है, तो लेकिन प्राइवेटाइजेशन की वजह से एक वर्ग ऐसा आएगा जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होगा। ठीक है, उनकी अर्निंग ज़्यादा होगी। ठीक,
और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिनकी अर्निंग भी कम होगी और वो जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो बेसिक नीड्स है उसको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस अफेक्टेड होंगी, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट 3 करेक्ट हो जाता है, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, ये राइट टू बिजनेस, ठीक, ये भी अफेक्टेड होगा। एक मिनट, यहाँ पे मैं 134 कर लेता हूँ, ठीक है, 134 ये छूट गया था। तो यहाँ पे ये जो हमारा राइट टू बिजनेस है ये भी अफेक्टेड होगा। कैसे? जैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कोई भी बिजनेस है, ठीक है, वहाँ से गवर्नमेंट अब बाहर निकल रही है। तो जो नए लोग हैं, जो देश के लोग हैं या फिर फॉरेनर्स हैं, जो भी है, ठीक, प्राइवेट इन्वेस्टर जो है उनको मौका मिल रहा है, ठीक है, बिजनेस करने के लिए। तो ये यहाँ से राइट टू बिजनेस को एक बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा बी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे जैसे हम देखें तो हमारा जो डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 40 है, ठीक, आर्टिकल 40, ओके, वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करता है, ठीक है, और उन्हें ऐसे पावर देने की बात करता है जिससे ये अपना कार्य कर सके, ठीक। तो यहाँ पे ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, तो इसमें यह कहा गया है कि सभी को, चाहे वो मेन हो, वीमेन हो या फिर चिल्ड्रन हो, सभी को इक्वल पे के लिए इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ ये हमारा आर्टिकल 39 से है, लेकिन यहाँ पे केवल मेन और वीमेन की बात की गई है, चिल्ड्रन की नहीं। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट देखें तो इसमें पेंशन की बात की गई है, राइट्स ऑफ पेंशन इन ओल्ड एज, ठीक। और फोर्थ स्टेटमेंट में देखें तो इसमें असिस्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन की बात की गई है। तो अगर हम आर्टिकल 41 देखें तो इसमें यह कहा गया है कि स्टेट जो है असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा इन ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड एज के दौरान, और कब, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो या फिर सिकनेस हो, ओके, ठीक। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे 41 से लिए गए हैं, ठीक है। आर्टिकल 41 के अंदर ये दोनों स्टेटमेंट हमारे आते हैं। तो ये फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों स्टेटमेंट डिस्कस किए गए हैं ये तीनों स्टेटमेंट हमारे डीपीएसपी के पार्ट है, ओके। लेकिन यहाँ पे सेकेंड वाला है, ये हमारे डीपीएसपी का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें ये यूसीसी के बारे में बात की गई है। यूसीसी में जो हमारा यूनिवर्सल सिविल कोड होता है, ठीक, यूनिवर्सल सिविल कोड जो आर्टिकल 44 के अंदर दिया गया है, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन जुडिशरी के पास जा सकता है जो हमारे यूसीसी के प्रोविजन है उसको प्रोमलगेट कराने के लिए, यानी उसको लागू करवाने के लिए कोई भी पर्सन जुडिशरी के पास जा सकता है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो इसमें यह कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट से इसे प्रोमलगेट करा सकती है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ थर्ड स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि इंडिया, मतलब पूरे भारत में तो ये नहीं है, यूसीसी पूरे भारत में नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट्स के अंदर इसके प्रोविजन को लागू किया गया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पहला स्टेटमेंट हम देखें तो इसमें ये, चूंकि ये हमारा डीपीएसपी पार्ट है, डीपीएसपी को नॉन इन्फोर्सेबल है, ठीक है, मतलब इन्हें कोर्ट के द्वारा फोर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन इसको लागू करवाने के लिए जुडिशरी के पास जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो यहाँ पे जहाँ भी 1-1 होगा, ठीक है, वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 1
ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गए। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है। एक्चुअल में ये जो भी प्रोविजन लागू होंगे यूसीसी के, वो पार्लियामेंट के द्वारा होंगे। ठीक, पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाएगी, ठीक है, उस पर लॉ बना करके फिर ये यूसीसी के प्रोविजन लागू होंगे। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, ये भी एलिमिनेट हुआ। ठीक है, थर्ड देखते हैं। तो इसमें, हाँ, इसमें यह कहा गया कि इंडिया के अंदर सारे, मतलब पूरे भारत में तो नहीं है लेकिन कुछ स्टेट्स के अंदर है। तो यहाँ जैसे हम देखें तो गोवा के अंदर यूसीसी के प्रोविजन है। तो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में हम देखें तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो भी हमारा यूसीसी है, यूनिवर्सल सिविल कोड, उसको लागू करने में, उसको प्रोमलगेट करने में क्या क्या इशूज हो सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखें तो इसमें यह कहा जा रहा है कि सिंस जो हमारा यूसीसी यानी जो हमारा डीपीएसपी है वो एफआर के सबऑर्डिनेट है, ठीक है, इसलिए इससे प्रोमलगेट नहीं किया जा सकता। इट मीन्स जैसे जो भी हमारा यूसीसी के अंदर जो भी प्रोविजन होंगे वो हमारे वायलेट करेंगे हमारे एफआर को। ठीक है, एफआर मीन्स यहाँ पे कौन सा आर्टिकल होगा, आर्टिकल 25 को, राइट टू रिलीजन को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए ये नल एंड वाइड हो जाएंगे। ओके, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 1980 के अंदर मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कोई भी किसी भी डीपीएसपी को प्रोमulgate करने के लिए एफआर को अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, बस मतलब यहाँ पे बात ये होनी चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को अफेक्ट ना करे। ओके, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो ट्रिपल तलाक का इशू है, ट्रिपल तलाक को, ठीक, ये हमें हमारा वायलेट करता है आर्टिकल 25 को, लेकिन ये फिर भी यहाँ पे प्रोमulgate किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट में देखें तो इसमें यह कह रहा है कि डीपीएसपी जो होते हैं वो नॉन इन्फोर्सेबल है, मतलब ठीक है, इनको कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है, इसलिए यूसीसी को लागू नहीं किया जा सकता। ओके, ऐसी बात नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये यूसीसी को पार्लियामेंट के एक्ट के तहत, पार्लियामेंट अगर एक्ट बना देता है, ठीक है, पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बना देता है तो वहाँ से ये यूसीसी हमारा लागू हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे डी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें यह कह रहा है कि जो हमारे डीपीएसपी होते हैं, ये हमारा 2017 का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के अंदर ये पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हुई पहले क्वेश्चन में और शायद दूसरे क्वेश्चन में है, ये पहले और दूसरे क्वेश्चन में है, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो डीपीएसपी है वो किसके ऊपर लिमिटेशन लगाते हैं, अपने लेजिस्लेचर के ऊपर, ओके, या एग्जीक्यूटिव के ऊपर। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो डीपीएसपी होते हैं वो डायरेक्शंस होते हैं, वो एक सोर्स की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर के लिए और एग्जीक्यूटिव के लिए। तो यहाँ ये इन दोनों के ऊपर लिमिटेशन नहीं लगाते, बल्कि ये एक सोर्स है। ठीक है, ये इनको गाइड करते हैं, एक्चुअली में ये गाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट गलत हुए हैं, ए बी सी, एक ऑप्शन यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, डी बोथ। ओके, तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में हमारा जो डीपीएसपी है उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पूछा गया है कि जो हमारा डीपीएसपी है वो कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है। इस ये जो हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए तो इसमें यह कहा गया है कि मनरेगा के अंदर, मनरेगा जो है ये हमारा डीपीएसपी के थ्रू ही लागू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग आर्टिकल 39 देखिए तो उसमें यह कहा जाता है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी के लिए लिवलीहुड को प्रोवाइड करना। ओके, तो यहाँ पे मनरेगा के अंतर्गत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए जाते हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा डीपीएसपी का पार्ट है। ओके, सेकंड देखिए, ये इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की गई है
तो जैसे हम लोग आर्टिकल 43 को देखें तो यहाँ पे प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहा गया है, ठीक, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट देखें तो इसमें यह कहा गया है कि जो गवर्नमेंट फ्री फूड प्रोवाइड कर रही है कोरोना पैंडेमिक के दौरान, वो भी हमारा क्या डीपीएसपी का पार्ट है। तो जैसे यहाँ पे जो हम आर्टिकल 41 देखें तो उसमें यह कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, ठीक, जब भी क्या हो, सिकनेस हो या फिर ओल्ड एज के दौरान या फिर सिकनेस हो या अनएम्प्लॉयमेंट के दौरान। ओके, ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा डीपीएसपी का ही पार्ट है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा डीपीएसपी ऐसा है जो कि अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसमें ऐसे कौन से डीपीएसपी हैं जो जोड़े गए हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए तो इसमें यह कहा जा रहा है, पहले स्टेटमेंट में, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन, ठीक है। ये 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, ठीक है। ये आर्टिकल 39 है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। ओके, ये भी हमारा अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, 42nd। ओके, सेम 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है। ये आर्टिकल 39 है। ओके, 39 है। थर्ड देखें तो इसमें यह कहा जा रहा है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड फैसिलिटीज अप टू एज ऑफ 6। ओके, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही जोड़ा गया है। ये हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जो 2002 में, ठीक है। पहले ये एक्चुअली में ये रिप्लेस किया गया है, ठीक है। पहले मतलब ये सब्जेक्ट मैटर को यहाँ पे चेंज किया गया है। पहले ये क्या था, यहाँ पे था 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। ओके, अब ये हमारा जो ये है 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, अब ये राइट टू लाइफ का पार्ट हो गया है। मतलब जो आर्टिकल 21 है उसके अंदर जोड़ दिया गया है, वहाँ पर राइट टू एजुकेशन करके ये जोड़ दिया गया है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ओके, और ये ठीक है, और उसकी जगह पे ये स्टेटमेंट हमारा जोड़ दिया गया, मतलब इन दोनों उसकी जगह पे ये रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आता है, ठीक। फोर्थ देखें तो इसमें प्रोटेक्ट और इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट की बात की जा रही है। तो ये भी हमारा 1974, सॉरी, ये भी हमारा 44th फोर्थ स्टेटमेंट देखें तो इसमें प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट की बात की गई है। ओके, तो जैसे ये भी हमारा 1972 के तहत जोड़ा गया था, सॉरी 42nd अमेंडमेंट 1972 के तहत ये भी जोड़ा गया था, ठीक है। ये हमारा 48A है आर्टिकल। तो यहाँ पे सारे जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही जोड़े गए हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसमें यह पूछा गया है कि जो हमारा आर्टिकल 45 है इसका करंट स्टेटस क्या है। तो अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया कि जो आर्टिकल 45 है उसके सब्जेक्ट मैटर को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा रिमूव ही कर दिया गया, तो ये बात गलत हुई। दूसरे में कहा जा रहा है कि ये केवल 6 साल तक के बच्चों को ही कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ 0 से 6 साल तक के बच्चों कवरेज की बात की गई है, तो ये हमारा स्टेटमेंट चाहिए, तो भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ओके।